हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे और आपको अब प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगा है। डेली आपको एसएसटी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए बिना विलंब किए हुए जो है अपना पार्ट 4 मानचित्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिला, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह क्या होता है, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। क्या नहीं साबित होता है? ग्लोब। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब मानचित्र शब्द हाईलाइटेड है तो इसके बारे में जानिएगा। पृथ्वी की सतह तथा इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या है? मानचित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। एक करके सीखने का है तो आप लोग करके सीखिएगा। अब मानचित्र आपको बताया गया जो विभिन्न प्रकार के हैं, उसमें पहला है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, आपसे जरूर पूछ लेगा कि भौतिक मानचित्र में क्या मानते हैं। तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्य, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं के दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद आता है प्यारे साथियों थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, जान लीजिए। जो आपका थीमेटिक मानचित्र है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आपको मानचित्र दे देगा एक तरफ मिलाने के लिए दे देगा, ऐसे भी आ सकता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा प्यारे मित्रों मानचित्र के घटक कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। अब सबसे पहले हम दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र क्या है? आरेखण है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कागज पर एक पन्ने पर दर्शाता है। हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर देगा। यहाँ लिख दिया गया कि 2 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर लिख दिया गया 5 किलोमीटर। तो आपका घर कितना है? 10 है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। आगे अगर मैं आपसे इसकी चर्चा करता हूँ तो इसमें आगे कह रहा है इसका अभिप्राय कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है।
अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से जान सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर को दर्शाएगा। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पैमाना ज़्यादा जानकारी देता है। आगे आपको एक पैमाना ये देखिए दिखाया गया है, एक रफली डायग्राम बना करके दिखाया गया है, दुकान, घर, और ये बताया गया है कि कैसे जो है आप इसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं, एक यहाँ जानकारी दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आपसे पूछ सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपकी मेन दिशाएं हैं 4 हैं, और 4 जो हैं क्या होती हैं, इसमें जो है एक होती है जिसे हम मुख्य कहते हैं, ठीक है। तो उनके भी सहायक में कुछ और भी दिशाएं होती हैं, आइए जानते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? उ। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब ये है आपकी जो है दिशाओं का मानचित्र, याद रखिएगा। हम दिक सूचक एक यंत्र होता है जो हम लोग दिशा जानते हैं, अभी ऊपर बना था। हम दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। तो दिक सूचक यंत्र की जो सुई की दिशा है आपसे पूछ सकता है कैसी होती है, तो हमेशा उत्तर और दक्षिण में होती है। चलिए प्यारे साथियों, आगे चर्चा करते हैं प्रतीक की। 2 हमने पढ़ लिया, तीसरा है प्रतीक। आइए देखते हैं क्या होता है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़क, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप इन दिशाओं या सिंबल से आप जानकारी जान सकते हैं या इनके बारे में आप समझ सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ कुछ सिंबल दिखाया गया, देखिए रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, ये सिंबल आपको दिखेगा। सड़कें पक्की और कच्ची, ये पक्की का है, ये कच्ची का है। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये देखिए ऐसे सिंबल दे के आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और उसका राज्य का है, जिला का है। नदी, कुआं, तालाब, नहर का, ये नदी का है, ये कुआं का है, ये तालाब का है, ये नहर का है और ये पुल का है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी का है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, पीटीओ मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पीएस मतलब पुलिस स्टेशन। कब्रिस्तान और जो है बस्ती और कब्रिस्तान को दिखाया गया है। पेड़ और घास को भी दिखाया गया है। इससे मतलब ये चीज़ें बनानी नहीं पड़ती, हम सिंबल से ही इनको पहचान लेते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़, अब ये देखिए आपको एक डायग्राम करके दिखाया गया है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र
4 पॉइंट जो है 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाया जाता है। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा प्यारे साथियों कि बताइए भूरा रंग से क्या दर्शाया जाता है, तो पर्वत, पीला रंग से पठार और हरा रंग से मैदान दर्शाया जाता। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है वहाँ के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र आपको अपने घर के रास्ते बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाता है। जैसे कहते नहीं है, भैया हमारे घर अगर आपको आना है तो आप यहाँ से चलिएगा, रास्ते में एक गुंटी मिलेगी, इसके बगल से दाहिने से एक रास्ता है, ऐसे मुड़ेंगे, फिर आगे सामने आपको दाएं फिर मुड़ना है और आगे चल के आएंगे तो हमारा घर मिल जाएगा। यही जो हम डायग्राम बना देते इसी को ही बोलते हैं रेखा चित्र। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र भी कहते हैं। आइए अगला पॉइंट अपना खाका देख लेते हैं। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया खाका जो चित्र है वो खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।